बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आजी देर आयत दुरुस्त आयत। बिल आखिर स्पीकर कौमी असम्बली तक हमारी बात पहुंच गई। याद है हमने एक व्लॉग किया था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए और मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहा था कि आप अपनी पोजीशन वाज़े करें कि आप किस साइड पे हैं। कि जब पार्लिमान की बेतौकीरी हो रही है, पार्लिमान ने कानून बना दिया इलेक्शन तरमीमी एक्ट और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, तो उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, याद है आपको। और ये हमने कहा था कि स्पीकर को ख़त लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और वजह ये बयान की गई थी कि चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है वो अंडर प्रेशर है। एक साइड पे तौहीन अदालत का उसको ख़तरा है, दूसरी साइड पे जो है वो अगर तौहीन पार्लिमान कर रहा है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कानून आ गया। जब कानून आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी उससे मुतल्लिक फ़ैसला हो तो वो गैर मुअस्सर हो जाता है। तो यूँ इलेक्शन तरमीमी एक्ट में जो तरमीम आई, उसके आने के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो 8 जजेज़ का फ़ैसला था वो गैर मुअस्सर हो गया था, गैर फ़ाल हो गया था। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस एक्ट पर, उस कानून पर अमल करने का पाबंद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा था। और वो इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया, कई दफ़ा एक्सप्लेन किया कि वजह क्या थी, कि वो जब ये जजेज़ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पे तलवार लटका दी और फिर वो जो एक वज़ाती आर्डर भी 4 सफ़े का दे दिया, उस पर जो तलवार भी लटकाई हुई थी, तो संगीन नतैज का जो है वो इलेक्शन कमीशन को धमकियां भी दी गई थी, धमकी अमेज़ थी। तो हम इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बनता था वो यही था कि पार्लिमान को जो अपने कानून पे अमल कराना चाहिए और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो रेस्क्यू भी करें और उन्हें बताएं भी सही ये कानून है और इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बिल आखिर आज जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ख़त लिखा गया है और जिसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि उसमें वो जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 2 क्लाज़ हैं, 2 शिक्के हैं, उनको रिप्रोड्यूस भी किया गया है और कहा गया है कि इन पे कि इसके मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला करे। और वैसे जब वज़ाती नोट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो 8 जजेज़ वाला, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का मुसलसल इजलास चल रहा है और इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पे ये कहा था कि जी हम पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन के, हमारा अपना जो है हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। और ये भी राय दी गई थी कि संगीन नतैज की धमकियाँ देना जो है ये सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को ज़ेब नहीं देता। लेकिन फिर भी अब वो लीगल ओपिनियन जो है वो ली जा रही है। अब इसी असना में जो स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त है वो इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करेगा और मुआवनत करेगा वो फ़ैसला साजी के अंदर कि वो क्या मुतवक्के अब फ़ैसला करते हैं। तो इसी वजह से तवक्को है कि होपफुली जिस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा और जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनसे छीनी गई थी उनको वापस जो है वो मिल जाएंगी। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और इससे जो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम जो अपना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी, तो वो उसका भी प्रेशर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होगा और ख़ासकर कौमी असम्बली की हद तक जो है वो JUIF जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी। और अलबत्ता सेनेट का मामला जो है फिर भी रहेगा। अब सेनेट में 2/3 कैसे पूरी की जाती है वो देखा जाएगा, हुकूमत देखेगी, अच्छा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो देखेगा। और वैसे भी मौलाना फजल रहमान बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी एग्री जो है वो कर चुके हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आगे चल के जिस तरीके से मर्ज होंगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो है वो भी ज़रूर हुई है सुप्रीम कोर्ट से, और वो डेवलपमेंट ये है कि जो फॉर्म 47 वाली मैंने आपको बात बतलाई कि वो अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर वजाहत कर दी और कहा कि फॉर्म जब रिकाउंटिंग होती है तो फॉर्म 45 और 47 वाला मामला जो है वो गैर अहम हो जाता है। जब डब्बे खुल जाते हैं तो फिर वो नई चीज़, नया प्रोसेस शुरू हो जाता है कि उसकी काउंटिंग और वो सारी चीज़ें और फिर नई चीज़ें बनती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक नई चीज़ जो है वो इमर्ज हो रही है, वो जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली रेलिवेंट है, और वो ये है कि जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और उसमें जो है वो चीफ जस्टिस का जो इख्तियार था वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेज़ में जो है वो तकसीम किया गया और एक 3 रुकनी कमेटी थी जो 184(3) के केसेस
का डिसाइड करती थी कि कौन सा बेंच बनाना है, कितने बड़ा बेंच होगा, क्या कुछ होगा। तो फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने थे जो कि शायद नहीं बने। तो अब जो है वो हुकूमत ने इस चीज़ का अदराक किया कि इनसे तो शायद वो काम नहीं होगा, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इसी सिलसिले में अब हुकूमत जो है वो एक आर्डीनेंस लेके आना चाह रही है, और उस आर्डीनेंस में सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है, उसमें अगर कोई रुकन जज जो है वो छुट्टी पे चला जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जजेस जो हैं वो नाज नखरे बहुत करते रहे हैं कि जी हम अवेलेबल नहीं हैं, हम छुट्टियों पे हैं, हम ये नहीं है, इंसाफ मुअत्तल हो गया, जुडिशल मार्शल लग गया, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई जज जो है वो शामिल कर सकते हैं, और फिर नज़रसानी का स्कोप जो है वो भी इसमें बढ़ाया गया है। और उसके लिए ये भी तय किया गया है कि नज़रसानी भी देखें, बात यह है कि मामला क्या हुआ था, मखसूस नशिस्तों वाला केस अगर आप सामने रखें तो उस पर नज़रसानी दरख्वास्त आई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने उसको डिस्कस किया कि ये हमारे पास आ गया, अब हम इसका क्या करें, इसमें क्यों ना जो है वो मामला ऐसा है, पार्लिमान का मामला है, तो हमें फौरी इस पर समाअत करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम कमेटी के 2 अरकान ने कहा कि नहीं जी, हम तो जा रहे हैं छुट्टियों पे, बाद में हम देखेंगे, छुट्टियों के बाद के ये मामला आते हैं, ये वो। बहरहाल उन्होंने समाअत नहीं लगाई और तफसीली फ़ैसला भी अभी तक नहीं आया। तो अब ये आर्डीनेंस का जो है वो कबीना में आज या कल टेबल हो जाएगा, और इसकी मंजूरी होगी, और सदर की जानिब से मंजूरी होने के बाद ये कानून बन जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। और फिर देखेंगे कि क्योंकि आज कमेटी का इजलास होना था और आज कमेटी का इजलास नहीं हुआ, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जजेस के दरमियान चल रहा है कि तकरीबन ये तीसरा या चौथा जुमेरात है, हर 15 दिन बाद शायद इजलास होता है, लेकिन अभी तक जो है कोई इजलास नहीं हो पाया। तो होपफुली नेक्स्ट जुमेरात से पहले ही ये कानून बन चुका होगा, ये आर्डीनेंस आ चुका होगा। फिर उसके तहत अगर कोई जज कमेटी में नहीं आएगा तो फिर चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का कोई जज लगा के कम से कम ये जो जुडिशल वर्क है ये तो मुतासर ना हो, इसको तो चलता रहना चाहिए, तो फिर ये चलेगा। तो देखेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ की एक प्रॉक्सी है वकला, ठीक है, और ख़ासकर आबिद ज़ुबैरी, ये जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे तो उस टाइम ये बिल्कुल पीटीआई की बी टीम बन गई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और उस टाइम भी ये कहा जा रहा था कि ये प्रॉक्सी हैं, हर मामले पे दरख्वास्तें डालना, तहरीक इंसाफ के बयाने को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आना, और उस टाइम बंदयाल का और इन सब का दौर था। और ये वही आबिद ज़ुबैरी हैं जिनकी ऑडियो लीक्स भी हुई थी, वो ट्रकों वाले सरकार जो थे जस्टिस मज़हर नकवी से मुतल्लिक परवेज़ इलाही को ये कह रहे थे जी मेरा केस उसके सामने लगवा दें, ये कर दें। अब देखें ये मुअज़्ज़ज़ जो है ना, ये पाकिस्तान बार कौंसल के भी मेंबर हैं, ठीक है, और साथ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के भी साबिक सदर रह गए। मुझे उनकी भी अकल पे थोड़ी है